स्टूडेंट्स, कल हमने देखा था मीन फ्री पाथ, कोलिजन डायमीटर और कोलिजन फिनोमेना के बारे में हमने पढ़ा था। आज हम इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे और वह है लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस या गैसों का द्रवीकरण। जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं, किसी भी गैस को द्रवीकृत करने के लिए हमें दो कारकों की आवश्यकता पड़ती है। पहला टेम्परेचर, दूसरा प्रेशर। जैसा कि हम पहले ही पढ़ चुके हैं, किसी भी गैस को एक निश्चित टेम्परेचर से ऊपर यदि रखा जाए तो उसे द्रवीकृत नहीं किया जा सकता। उस टेम्परेचर को हमने नाम दिया था क्रिटिकल टेम्परेचर, अर्थात वह टेम्परेचर जिस पर या इस टेम्परेचर से नीचे दाब लगाकर गैस को द्रवीकृत किया जा सकता है। और हम पहले ही पढ़ चुके हैं, इस टेम्परेचर को हम क्रिटिकल टेम्परेचर कहते थे और इसे TC से हम व्यक्त करते थे। क्रिटिकल टेम्परेचर पर जो गैस का दाब होता है उसे क्रिटिकल प्रेशर कहा गया था और उस समय गैस के एक मोल का जो आयतन था उसे हम क्रिटिकल वॉल्यूम कहते थे। हम इसी सिद्धांत का उपयोग करते हुए देखते हैं कि प्रैक्टिकली या प्रायोगिक तौर पर किसी भी गैस को किस प्रकार से द्रवित किया जा सकता है। एक हमने कल लास्ट टर्न पर पढ़ा था इन्वर्जन टेम्परेचर। इन्वर्जन टेम्परेचर वह टेम्परेचर होता है जिस पर गैस T2A/RB इक्वेशन का पालन करती है, अर्थात इन्वर्जन टेम्परेचर पर द वैल्यू ऑफ टेम्परेचर इज इक्वल टू 2A/RB, जहाँ पर A और B क्रमशः गैस के वैन डर वाल स्थिरांक हैं और R उसका यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है। किसी भी गैस को लिक्विफाई करने के लिए पहला सिद्धांत जो हम उपयोग में लाते हैं वह है जूल-थॉम्पसन इफेक्ट। जूल-थॉम्पसन इफेक्ट क्या होता है? जूल-थॉम्पसन इफेक्ट के अनुसार यदि किसी गैस को उच्च दाब से निम्न दाब की ओर किसी छोटे से छिद्र में से प्रसारित किया जाए तो गैस का टेम्परेचर कम होता है, अर्थात गैस ठंडी हो जाती है। इसके पीछे सिद्धांत ये है कि गैस जब हाई प्रेशर पर होती है तो उसके अणुओं के मध्य आकर्षण बल कार्य करने लग जाता है और जब हम उस गैस को एक्सपांड करते हैं तो मॉलिक्यूल्स दूर जाते हैं। इस दूर जाने के प्रोसेस या प्रक्रम में अणु इस आकर्षण बल को तोड़ते हैं और इसको तोड़ने के लिए उन्हें कुछ ऊर्जा चाहिए और ये ऊर्जा उन्हें कहाँ से मिलती हैं? ये ऊर्जा वो अपनी आंतरिक ऊर्जा से लेते हैं। जब आंतरिक ऊर्जा में कमी होगी तो गैस के टेम्परेचर में भी कमी होगी और गैस के टेम्परेचर में कमी होगी तो गैस का टेम्परेचर या गैस कूल होगी और कूल होकर यदि हम इस प्रोसेस को बार बार दोहराएं तो अंत में गैस लिक्विड अवस्था में कन्वर्ट हो जाती है। जूल-थॉम्पसन एक्सपेरिमेंट को ध्यान में रखते हुए ही या इस सिद्धांत का उपयोग करते हुए ही लिंडे नामक एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक एपरेटस तैयार किया और गैस को लिक्विफाइड किया। लिंडे का जो एक्सपेरिमेंट है या जो एपरेटस है वह चित्र में बताया गया है। इस चित्र के अनुसार हम यदि किसी गैस को कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर्स उसमें से निकाल कर एक कूलिंग प्रोसेस के द्वारा हाई प्रेशर पर रखते हैं जो करीब लगभग 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। इस 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर गैस को एक्सपांड किया जाता है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर में, जैसे कि आपको चित्र में दिखाया गया है। जब गैस 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर से 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर की तरफ एक्सपांड होती है तो गैस के अणु इंटरनल एनर्जी के खिलाफ कार्य करते हैं और ये कार्य करने से गैस कूल होती है। इस कूल्ड गैस को यदि ये गैस अभी लिक्विड अवस्था में नहीं बदली है तो पुनः इसको वापस हाई प्रेशर से लो प्रेशर पर उसी टेम्परेचर पर फिर पास किया जाता है और इस प्रोसेस को लगातार हम जब करेंगे तो एक अवस्था ऐसी आएगी जब गैस लिक्विड अवस्था के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। यही जूल-थॉम्पसन का सिद्धांत है और लिंडे का एक्सपेरिमेंट है। इसी प्रकार एक दूसरा तरीका जो हम अपनाते हैं गैस के लिक्विफिकेशन के लिए वो है कूलिंग ऑफ ए गैस बाई एडियाबेटिक एक्सपांशन। एडियाबेटिक एक्सपांशन या रुद्धोष्म एक्सपांशन क्या होता है? जब गैस को न तो बाहर से हीट दी जाती है न बाहर से हीट ली जाती है, मीन्स एनी प्रोसेस विच इज कैरिड आउट एट ए कांस्टेंट हीट, नो चेंज इन द हीट, देन इट इज कॉल्ड द एडियाबेटिक प्रोसेस। यह सिद्धांत भी जूल-थॉम्पसन इफेक्ट पर ही आधारित है। इसके अंदर भी गैस को
हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ एक्सपांड करते हैं, लेकिन यहाँ पर साथ के साथ पूरे कंटेनर को एडियाबेटिक स्टेट में भी रखते हैं या उसको थर्मोस्टेट में भी रखते हैं। देयर इज़ नो ट्रांसफ़र ऑफ हीट आइदर फ्रॉम और अवे फ्रॉम द एपरेटस। इस प्रोसेस को भी जब हम बार बार करेंगे तो इस प्रकार गैस का द्रवीकरण हो जाएगा। इसको जो क्लाउड्स ने पहली बार अपनाया था तो इसको हम क्लाउड्स मेथड भी कह सकते हैं। तीसरा मेथड है हमारा कूलिंग बाई एडियाबेटिक डीमैग्नेटाइजेशन। इस प्रोसेस का सिद्धांत क्या है? इस प्रोसेस में हम किसी भी मैग्नेटिक या मैग्नेटाइज्ड पदार्थ को डीमैग्नेटाइज्ड करके पहले उसको कूल करते हैं। तो इसमें बेसिक प्रिंसिपल क्या करते हैं हम? पहले हम एक ऐसा पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस लेंगे, जैसे सीजियम फ्लोराइड ले सकते हो, गैडोलिनियम सल्फेट ले सकते हो, और इसको हम कूल्ड करते हैं लिक्विड हीलियम से मैग्नेटिक फील्ड लगाकर, और फिर जब ये कूल हो जाता है तब इसको डीमैग्नेटाइज किया जाता है, अर्थात इसका पर से मैग्नेटिक फील्ड हटा लेते हैं। जब इस पर से मैग्नेटिक फील्ड हटाते हैं तो पदार्थ की डिसऑर्डरनेस बढ़ता है, यानी इसकी एंट्रोपी बढ़ती है। इस डिसऑर्डरनेस के बढ़ने के दौरान पदार्थ के क्रिस्टल्स की जो एनर्जी होती है वह कम होती है, और कम एनर्जी होने से उसका टेम्परेचर कूल डाउन होता है, पदार्थ ठंडा हो जाता है। इससे कितना पदार्थ ठंडा हो सकता है? आप कल्पना कीजिए, इस प्रोसेस के द्वारा हम टेम्परेचर को लगभग 0.001 केल्विन तक भी ले जा सकते हैं, और यहाँ तक कि यदि कंडीशंस को बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाए तो टेम्परेचर 10⁻⁻⁶ केल्विन तक कम किया जा सकता है। अब इस टेम्परेचर पर जब किसी भी गैस को आप ले जाओगे तो निश्चित रूप से वो गैस ठंडी होगी, और गैस ठंडी होकर लिक्विफाइड हो जाएगी। तो ये प्रोसेस कहलाता है कूलिंग बाई एडियाबेटिक डीमैग्नेटाइजेशन। तो ये कुछ तरीके हैं जिनसे हम किसी भी गैस को लिक्विफाई कर सकते हैं या द्रवीकृत कर सकते हैं। अब इनके उपयोग क्या हैं? व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ द लिक्विफाइड गैसेस? इनके दैनिक जीवन में काफ़ी उपयोग हैं, जैसे कि जो इजीली लिक्विफाइड गैस होती हैं, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड है, अमोनिया है, मिथाइल क्लोराइड है, इनको हम रेफ्रिजरेटर्स और एयर कंडीशनर्स में ठंडा करने के लिए उपयोग कर सकते हैं। इसी प्रकार से जो कूलेंट होते हैं, कूलेंट मीन्स जो वातावरण का टेम्परेचर डाउन करते हैं, जैसे कि आइस है, लिक्विड एयर है, लिक्विड हाइड्रोजन है, मिक्सचर ऑफ ड्राई आइस का मतलब सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड एंड एल्कोहल, लिक्विड ईथर है, लिक्विड एसीटोन है, इन सब का उपयोग एज ए कूलेंट किया जा सकता है। इसी तरीके से लिक्विफिकेशन टेक्निक का उपयोग करके हम गैसों के मिक्सचर में से कहना चाहिए कॉन्स्टिट्यूएंट गैसेस को हम सेपरेट कर सकते हैं। किस प्रकार से? गैस को कूल करते जाइए, जो गैस सबसे पहले लिक्विफाइड होगी वो सेपरेट हो जाएगी, उसके बाद अगली गैस लिक्विफाइड होगी वह सेपरेट हो जाएगी, उसके बाद नेक्स्ट गैस लिक्विफाइड होगी और वह सेपरेट हो जाएगी। सो दिस प्रोसेस और दिस टेक्निक कैन बी यूज्ड फॉर द सेपरेशन ऑफ गैसेस। इसी प्रकार से लिक्विड एयर का उपयोग रॉकेट्स में किया जाता है, जेट में किया जाता है, बॉम्ब्स में किया जाता है। लिक्विड ऑक्सीजन का प्रयोग वेल्डिंग में किया जा सकता है। हॉस्पिटल्स के अंदर लिक्विड ऑक्सीजन और लिक्विड नाइट्रोजन का उपयोग किया जाता है, जिनके सिलेंडर्स आप हॉस्पिटल्स में देख सकते हैं। इसी प्रकार से लिक्विड नाइट्रोजन का उपयोग क्रायोजेनिक सर्जरी का मतलब होता है बहुत टेम्परेचर पर की जाने वाली सर्जरी में किया जा सकता है। इसी प्रकार लिक्विड नाइट्रोजन का प्रयोग एज ए रेफ्रिजरेंट भी किया जाता है, बहुत सारी चीज़ों को प्रिजर्व करने के लिए। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि लिक्विफिकेशन या लिक्विड गैसेस आर यूज्ड इन डेली लाइफ और इन मैनी मेडिसिनल पर्पसेज। इसके साथ ये चैप्टर ख़त्म होता है। नेक्स्ट टर्न पर अपन स्टार्ट करेंगे लिक्विड स्टेट। थैंक यू।